अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। गुज़श्ता दिनों जापान में हुकूमत और उसके वज़रा पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे और हुकूमती पॉलिसियां सख्त तनकीद की जद में थी, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते जापानी वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिदा ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनके बाद एक हफ्ते कबल शिगेरो इशिबा ने नए वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारियां संभाली थीं, लेकिन उनकी जमात की हुकूमत की पॉलिसियों पर भी सख्त तनकीद की गई, जिसके बाद अब उन्होंने भी पार्लियामेंट तहलील करके मुल्क में नए इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि वो फ्रेश इंतखाबात और मैंडेट और अवामी हिमायत के साथ पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो फरवरी 8 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात से ऑपोजिशन पर क्रैकडाउन, IPPs और गंदम स्कैंडल तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर संगीन सवालिया निशान लगे, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों जमातें अपना इक़्तिदार तूल देने में लगी हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत में ऑपोजिशन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे चुकी है और इस सिलसिले में कल मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज होगा। इत्तेहादी हुकूमत खुद ही अपने लिए मुतनाज़ आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए 25 अक्टूबर की डेडलाइन सेट कर चुकी है, जबकि आईनी अदालत और मुजव्वज़ा तरामीम के खिलाफ वकला की बड़ी तादाद बतौर एहतजाज मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा है कि आईनी तरमीम पर हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। दूसरे लफ्जों में हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। याद रहे कि गुज़श्ता माह भी हुकूमत ने चुपके से तरामीमी पैकेज मंजूर कराने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उसे नाकामी हुई थी। इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने हाल ही में एक इंकशाफ किया है कि सितंबर में तहरीक इंसाफ के 7 आजाद अरकान को अगवा किया गया था, जिन्हें 14-15 सितंबर को खुफिया तौर पर पार्लियामेंट हाउस में लाकर बिठाया गया था। इस वक्त मुल्क की हालात किसी बड़े सियासी और आईनी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हवाले से साबिक विफाकी वजीर बराए इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी का कहना है कि मुल्क में नए इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त। अब्बासी साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत है कि इस हुकूमत को ये कहा गया है कि तरामीम मंजूर करवाओ वरना घर जाओ? इन पर दबाव है ये मंजूर करवाने का या ये खुद से खुशी खुशी करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे नॉलेज में ऐसी तो कोई बात नहीं है। यकीनन ये हुकूमत जो है वो तो किसी दबाव के बगैर तो कोई काम कर ही नहीं सकती। ये तो अपने इनके पास तो अपना खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं है और ना ही कोई मॉरल इनके पास अथॉरिटी थी हुकूमत करने की, और ये ख़ास सी लाइसी काम के लिए गए थे। लेकिन मेरे नज़दीक ये काम जो करने जा रहे हैं ये बड़ा ही ख़तरनाक है, न सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन के लिए बल्कि पाकिस्तान और आइन के लिए भी एक अच्छी बात नहीं की जा रही। और ये जो आइनी तरमीम है ये बदनीति पर मबनी है। ये बिल्कुल गलत बयानी लीडरशिप कर रही है, जो भी कह रही है कि COD का हिस्सा है। उसके बाद कितनी इनकी हुकूमतें आई हैं, हम पार्लियामान में रहे हैं, किसी ने कभी एक लफ्ज़ भी इस बात पे नहीं कहा, कभी नहीं किसी ने कहा कि इस पर तरमीम होनी चाहिए। अब चूंकि ये अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहते हैं, ये अपनी मर्जी के जजेस लगाना चाहते हैं, ये अपनी मर्जी की जुडिशरी लाना चाहते हैं, और एक चीफ जस्टिस को रखने के लिए और एक का रास्ता रोकने के लिए ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट जो ला रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक होंगी। पहले तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये काम नहीं कर सकेंगे, ये इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आज भी इनका ये ख्याल है कि हम किसी जमात के लोग तोड़कर, किसी जमात के लोगों को डरा धमका कर, किसी जमात के लोगों को लालच देकर ये करेंगे, ये बहुत ही इसके संगीन नतायज होंगे। और ये जो भी अमल करेंगे ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे अटैक समझा जाएगा। ये पाकिस्तान के इस वक्त हालात नहीं है कि आप पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करें अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए। ना कोई बार मानेगी, ना सिविल सोसाइटी मानेगी, ना पाकिस्तान के लोग मानने के लिए तैयार हैं। और ठीक कहा है मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने बार बार कहा है कि ये जाली असम्बली है। इस असम्बली को मानने के लिए पाकिस्तान का कोई फर्द तैयार नहीं है। पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप सर्वे करके देख लें, 90% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि ये असम्बली ठीक नहीं है। इनके पास तो ये अख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाएं, क्योंकि अवाम ने इनको मैंडेट ही नहीं दिया है। और जिस असम्बली के पास
मैंडेट ना हो, जो गलत तरीके से आकर बैठे हों, वो किस तरह इतनी बड़ी अमेंडमेंट लाने के लिए कोशिश करेंगे। कि कोशिश जरूर है, ये अटेम्प्ट भी जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि हम में हर एक चाहता है कि जज भी मेरी मर्जी का हो, चीफ जस्टिस भी मेरी मर्जी का हो, अदालत भी मेरी मर्जी का हो, और मैं जो हुक्म करूँ। ये जो जमहूरी जमातें अपने आप को कहलवाती हैं सो कॉल, ये कल क्या मुंह दिखाएंगी ये और इनके लीडरशिप, जब ये अवाम में जाएंगे। कल सारा जमाना इन्होंने हुकूमत में रहना है। ये बहुत बहुत ही मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक बात है कि इस वक्त जब पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान को इकट्ठा करने की जरूरत है, पाकिस्तान के बाकी बड़े मसाइल जो हैं उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये एक इंस्टीट्यूशन की एक अच्छी रवायत थी कि उनका जो सीनियर तरीन जज हुआ करता था वो चीफ जस्टिस बनता था। उस रवायत को तोड़ने में लगे हुए हैं, उस रवायत को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। और आइन में जो चीज़ें बेहतरी के लिए दी हुई थी, अभी आप देख लेंगे इन्होंने एक आर्डिनेंस निकाला है, बदनाम ज़माना आर्डिनेंस में इसको कहता हूँ। फिर बड़ी बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी फौरन उसको मानकर एक रास्ता खोला गया है। ये रास्ता सिर्फ इसलिए खोला गया है कि वो मेंबरान जिनकी ये लॉयल्टी चेंज करना चाहते हैं, वो मेंबरान जिनसे ये वोट जोर से खरीदना चाहते हैं। मैं उस तरफ ये बासित साहब ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। मैं इस पे आपसे सवाल भी करना चाहता था, लेकिन उससे पहले मुझे ये फरमाइएगा, ये जो आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज से 18 साल पहले आया था, 2006 में। 18 साल हो गए उसको। इन 18 सालों में आप इतने करीब रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, अपनी जमात के लीडरशिप के भी। कभी इतनी नून लीग की लीडरशिप कभी इतनी बेताब, इतनी उतावली, इतनी फिक्रमंद हुई है कि आईनी अदालत आनी चाहिए जितनी वो आज नजर आ रही है? 18 सालों में कभी इतनी तड़प थी पहले? एक दफा भी इन्होंने जिक्र भी किसी जगह पर नहीं किया है। दोनों जमातों ने नहीं किया है, ना इन्होंने और ना पीपल्स पार्टी ने हमने सुना है। ना पार्लियामान में कभी किसी ने खड़े होकर तकरीर की है, ना किसी ने बात की है, ना कभी इन्होंने कहा है कि ये हमने। और सीओडी में बहुत सारी और बातें थी, किसी एक बात पर भी इन्होंने बात में अमल करने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ यही नहीं था, वहां तो और भी बहुत सारी बातें थी कि हम किसी का हाथ पकड़कर हुकूमत में नहीं आएंगे, हम एक दूसरे का हम मैंडेट का एहतराम करेंगे, हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का काम करेंगे। उसमें और बेशुमार चीजें थी, उसमें तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी। ये सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है, ये बदनीति की बुनियाद पर ये सारी अमेंडमेंट आ रही है। और अमेंडमेंट बाकी अमेंडमेंट का कोई नहीं है, सिर्फ एक अमेंडमेंट जो ये लाना चाहते हैं कि एक आदमी को वो कहते हैं कि हमने हर सूरत उसको रखें, चीफ जस्टिस हमारी मर्जी का आ जाए, हमारी मर्जी का हुक्म चले, हमारी मर्जी से अदालत चले। उसके लिए ये सारी आइन के साथ ये घिनौना खेल खेलने जा रहे हैं। और मैं अपना जाती तौर पर समझता हूँ कि ये आइन पर और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पर एक बहुत बड़ा अटैक समझा जाएगा आने वाले वक्तों में। और वक्त आएगा कि ये जमातें और ये लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर इस तरह इन्होंने जोर और ताकत के साथ आइन के साथ खिलवाड़ किया तो। राइट। अब जरा वो जो लॉयल्टीज, वफादारियां तब्दील करने की जो आपने बात की, बिलावल साहब ने कहा है कि जी हुकूमत के पास जमीर पर वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है। अब एक अरसा आपने गुजारा है एक्टिव पॉलिटिक्स में, अभी भी आप सियासत में है। इस मुल्क में जमीर के नाम पर अपनी जमात के बरखिलाफ कोई वोट देता है? और इतना क्रिटिकल मोमेंट पे वोट, या जमीर बेच के लोग वोट देते हैं? ये इससे ज्यादा हो शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जब जमीर तो उनका ही है जिनकी पार्टी ये फैसला करे। अगर आप पार्टी के बाहर जाकर किसी और जमात के लोग तोड़ते हैं तो क्या आप समझें कि ये जमीर का फैसला है? आपने जब पीडीएम की हुकूमत बनाई थी उस वक्त जो लोग तोड़े थे, क्या वो जमीर का फैसला था या सिंध हाउस में बोली लगी हुई थी? और किस तरह लोगों को जोर से और ताकत के साथ तोड़कर उस वक्त हुकूमत बनाई गई है? ये जमीर का सौदा तो करने के लिए बैठे हुए हैं, ये जमीर खरीदने के लिए तो बैठे हुए हैं, ये उन जमीर फरोशों को अपने साथ चलाने के लिए तो बैठे हुए हैं, लेकिन ये जमीर का फैसला नहीं हो सकता। आज भी कोई सियासी जमात जो आज पार्लियामान का हिस्सा है, अगर उस जमात की लीडरशिप कहती है, उस जमात का पार्लिमानी लीडर कहता है कि हमारे हिमेनेज वोट नहीं करेंगे, और अगर आप उनकी जमात का कोई एक वोट भी लेते हैं तो वो आपने वो वोट उनका जमीर का सौदा करके लिया है। ऐसा काम कोई मजहब माशरा सोचता भी नहीं है कि हम दूसरी जमातों के लोगों को तोड़कर ऐसी कानून सिंपल कानून साजी भी नहीं करते। आइन में तो
अमेंडमेंट करने का सच्ची बात है ना इनके पास अख्तियार है, ना इनको ये काम करना चाहिए और ना ये पंडोरा बॉक्स खुलना चाहिए। ये आइन के साथ अगर ये खिलवाड़ शुरू होगा, ये किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इनके चेहरों पर जो है वो लोग हमेशा याद रखेंगे और बहुत ही ज्यादा भयानक नतायज होंगे इस बात के। राइट। और अब्बासी साहब, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन में भी एक जमात जिस तरह से टारगेट पर है, MNAs की फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है। अभी रियाज फतियाना आपके साथ पार्लियामेंट में थे, पहले भी जब आप सेनेटर थे, अभी इस वक्त भी वो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके बेटे को उठाया गया है। इमरान खान साहब की 2 बहनें सिर्फ डी चौक में खड़े होने पर एहतजाज करने पर उठा ली गई हैं। बेशुमार इस तरह की दास्तानें हैं। ये नवाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, ये इनको कुछ नहीं समझ लग रहा कि ये क्या हो रहा है और इनकी नाक तले इनकी हुकूमत ये सब कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस है, ये सियासी जमातें जो आइन की बात करती थी, जमहूरियत की बात करती थी, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करती थी, ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, ये कहते थे कि लोगों को हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। ये वो सारी सियासी जमातें जो जदोजहद करने के लिए हमेशा तैयार बैठी होती थी, आज उनके रवैये डिक्टेटरशिप के हैं। आज वो बर्दाश्त कर सकते, आज वो लोगों की फैमिलियों को अंदर कर रहे हैं। आज मैनेज इतना बड़ा जुल्म की बात है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और उसको किसी, अगर तो उसने कोई जुर्म किया हो, अगर उसने पाकिस्तान का कोई कानून तोड़ा हो, अगर उसने किसी आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी की हो, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन सिर्फ लॉयल्टीज चेंज करने के लिए, उनसे वोट लेने के लिए ताकत का इस्तेमाल अगर हुकूमतें कर रही हैं, तो ये बड़े दुख की बात है। और मैं स्पेशली सोच रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस काम पे लग पड़ी है। उन्होंने भी यही काम शुरू कर दिया है। उन्हें अपनी वो जदोजहद भी याद नहीं रही, ये सियासी जदोजहद भी याद नहीं रही, उनके साथ खुद क्या होता रहा है वो भी उनको याद नहीं रहा। और इसी तरह मुस्लिम लीग के साथ क्या क्या होता रहा है। और ये कहते थे कि अब हमने सबक सीख लिया है, हम आगे एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करेंगे, हम पार्लियामान के लोगों की इज्जत करेंगे, हम इस पार्लियामान को मजबूत करेंगे, हम अदारों को ताकतवर बनाएंगे। इन्होंने हर वो काम किया है जिससे अदारे कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। ये सिर्फ खानदान की 2 लिमिटेड कंपनीज हैं। और इस बदकिस्मती है कि जमातों के अंदर भी किसी आदमी को कोई इख्तियार नहीं होता कि वो बात कर सके। आई एम श्योर के बहुत सारे MNAs और सेनेटर्स के दिल आज जिनके साथ नहीं होंगे, लेकिन चूंकि नौकरी करनी है तो इसलिए वो खुलकर बात नहीं करते। वरना ये वक्त है कि वो भी बात करें और वो कहें कि हम इस अरेंजमेंट, जो तबाही की अरेंजमेंट है, इसमें आपका साथ नहीं देंगे। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेलाग गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। एक तवील अरसा उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ और उसकी लीडरशिप के साथ गुजारा। ऐसी चंद आवाज़ें हैं जो जिसे जैसे डिसेंट वॉइसेस आप कह सकते हैं, जो इख्तलाफी आवाज़ें हैं जो अपनी अपनी जमातों से उठ रही हैं, जहाँ पे वो जमातें, उनकी लीडरशिप गलत फैसले कर रही है, बजाय ये कि उन गलत फैसलों के सामने सर निगू हुआ जाए, उनको मिनवन तस्लीम किया जाए, उनकी तायद की जाए, उनको बदले नख्वास्ता तस्लीम किया जाए, उन फैसलों के ऊपर आवाज़ उठाई जाए। ये 2 रास्ते हैं। ये हर सियासतदान को फैसला करना होता है कि वो किसी बुराई की तायद के रास्ते को इख्तियार करे या किसी बुराई की तरदीद के रास्ते को इख्तियार करे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापसी पे ये जो ताज़ा तरीन इस वक्त सियासी सूरत हाल है और आईनी तरमीम किस तरफ बढ़ रही हैं, 2 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। एक तरफ शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों की कामयाबी के डंके बजा रही है, तो दूसरी तरफ इस पर यह तनकीद हो रही है कि जमीनी हकायक हुकूमती दावों के बरखिलाफ है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तान में रवा साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक जाने का इंकशाफ किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय और IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार दे दिया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी करार दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में गुर्बत की शरह 40.2% थी, जो अब 40.5% हो चुकी है। पाकिस्तान में बढ़ती गुर्बत की वजह सुस्त मुआशी तरक्की, बुलंद महंगाई और उजरत में कमी है। इसी तरह 2 दिन कबल स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कि शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 70,362 अरब रुपए पर पहुंच गए हैं।
यह हकीकत है कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने जा रहा है, जो यकीनन मुल्क के लिए एक बड़ा एहसास है। गो के इससे कबल ही हुकूमत ने ऑपोजिशन को पुरअमन जलसों से रोककर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलने जैसे मुतनाज़ इकदाम करके सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। तहम अब हुकूमत को अपने इकदाम पर शर्मिंदगी और खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद को डी सील करने का हुक्म दिया और CDA का इकदाम भी गैर कानूनी करार दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह एक सूबे का हाउस है, सील करना शर्मिंदगी वाला काम है। मैं KP हाउस को डी सील करने का ऑर्डर कर रहा हूं। दूसरी तरफ आईनी तरमीम के लिए खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। आज मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद जराये यह दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरामीम से मुतल्लिक मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। याद रहे कि हुकूमत ने आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए 18 अक्टूबर को पार्लियामेंट और सेनेट के इजलास तलब कर रखे हैं, जबकि हुकूमत ने अपने अराकीन को बैरून मुल्क दौरों से वापस भी बुला लिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दोस्त, सीनियर और बाखबर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब और आमिर गौरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों शख्सियात का। आमिर गौरी साहब, इस्लामाबाद में इस वक्त पुरअसरार खामोशी है, खुनकी तो बढ़ रही है, मौसम भी तब्दील हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ अंदर अंदर कुछ हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से हो रहा है कि एक तो जो अभी आपने जिसकी तरफ इशारा किया कि गंडापुर साहब जो हैं वो आके यहाँ से अपनी जो दमाद चौकड़ी में जाके चले गए हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि अब से लेके 18 तारीख तक, जब तक इनकी SCO की कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हो जाती, और यहाँ पे जो अभी सऊदी डेलीगेशन आया है, जिससे उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में, यानी अगले, अब समझ लें कि 24 से 48 घंटों में, जो बताया जा रहा है कि $2.2 बिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन हो सकते हैं, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो उसके लिए तमाम वो लोग जिनको यहाँ मौजूद होना चाहिए था, वो अपने अपने प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर चले गए हैं। गंडापुर साहब जो हैं वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश को जो कल वहाँ पे होगा, जो PTM करने जा रही थी, और उसके लिए हमने देखा कि वहाँ पे कल तक जो ज़ुबान सख्त इस्तेमाल की जा रही थी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी, और गवर्नर जो है KP उनकी तरफ से, और गंडापुर साहब की तरफ से भी, और फिर बैरिस्टर सैफ, धमकियाँ तो वो दे रहे थे कि चूँकि हुकूमत ने उनको प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन कर दी है तो हम कुछ करने नहीं देंगे, और दुश्मनों को इस तरह निपटा जाएगा, ऐसे निपटा जाएगा। आज वो सारे बैठे हुए थे कि जनाब बातचीत के ज़रिए जो है इस मामले को हल किया जाए। क्यों? उसका सारा का सारा मलबा जो है वो गंडापुर साहब के दरवाजे पे होना था, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और अगर वो जो है PTM की उस जलसे को, जरगे को संभाल नहीं सकते तो वो उनकी जो है कारकर्दगी के ऊपर एक धब्बा लगता। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ, और जो जिस तरह आपने कहा, चूँकि आपने सवालात बहुत सारे पूछ लिए हैं, और इनके लिए मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर जो ड्राइंग रूम जो गॉसिप है इस्लामाबाद की, ग्रेप वाइन को, उसको सामने रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इन सारे लोगों को कहीं से चैलेंज आया हुआ है कि 30 अक्टूबर तक अगर आपने ये ना की तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए इनकी ACR नेगेटिव हो सकती है। ACR का तो इनको कभी एहसास हुआ ही नहीं, यकीन करें। देखें जो चीज़ अब ये कर रहे हैं और जितनी शद्दोमत से कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब, उनके वकला, खुद पॉलिटिकल पार्टीज़, छोटी पार्टीज जो उनके साथ बैठी हुई हैं, अगर ये सारा काम जो अब कर रहे हैं, ये अगर इन्होंने इस तरमीम को पेश करने से पहले कर लिया होता, तो चूंकि इस वक्त मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, राइटली और रॉन्गली, तो फिर शायद इतनी जो है वो घड़मस ना मचता। आई एम सॉरी टू यूज़ द पंजाबी वर्ड है। तो लेकिन अब ये जब ये कह रहे हैं कि नंबर गेम जो है वो हो जाएगी, अब देख लेंगे जनाब। इन्होंने पहले पेश की थी। गवर्नमेंट के लिए जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो ये समझते हैं कि अब जो उसके अंदर इख्तलाफात थे या हो सकते थे, उसके अंदर बातचीत हो गई है, और तमाम लोग वो जो कहते हैं कि जो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश हासिल करना चाहता है उसके अंदर, वो ये समझता है वो कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, अगर वो हो गई है तो हमें इसके ऊपर इंतज़ार करना चाहिए। उससे पहले जो है वो क़यास आराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल पॉलिटिक्स फ़िलहाल इन लोगों के हाथ में है। अगर ये समझते हैं कि हो जाएगा, तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि इस्लामाबाद में खामोशी है, इस्लामाबाद इसमें जो है, अगर आप खुद इस्लामाबाद में रहते हैं तो यहाँ तो वो तैयारियां हो रही हैं, नए पौधे लगाए जा रहे हैं, सड़कों के ऊपर जो है दोबारा से रंग हो रहा है, ट्रैफिक की लाइंस बिछाई जा रही हैं जिनके ऊपर किसी ने अमल नहीं करना। लेकिन उनका ख्याल ये है कि जब चाइनीज़ और रशियन और सेंट्रल एशियन लोग जब आके देखेंगे तो लगेगा
ऐसी ऐसी जगह पे बत्तियां लगा दी गई हैं जहाँ के काफ़ी अरसे से मुझे लगता था कि यहाँ पर तो शायद कभी दोबारा रोशनी हो ही ना। सही। लेकिन तो इस्लामाबाद तो जो है वो मसरूफ़ है और ये अच्छी बात भी है। काफ़ी अरसे के बाद इतनी बड़ी जो है एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें हमें उम्मीद है कि हमारे अंदर रीजन के अंदर जो चेंजेस हैं वो यकीन करें इस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं कि पहली दफ़ा ये जो बांग्लादेश में चेंज आई है उस वजह से भारत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है और इसी वजह से उस पर भी अपना प्रेशर था। यहाँ तक क्या सराई हो रही थी कि शायद मोदी के ऊपर प्रेशर था और 4 जो हाई कमिश्नर्स हैं इंडिया के साबिक जो पाकिस्तान में रह के जा चुके हैं उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से आप अलहदा रहना जो है वो आपके लिए बुरा होगा। लेकिन उन्होंने खुद तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जो पाकिस्तान के बारे में इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं उसको भेज यहाँ दें। उनको आना है। Right. तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक हम अपनी जो हमारी डर्टी लिनन है जो हम हर वक्त धोते रहते हैं वो अगर इन दिनों में ना ही धुले तो बेहतर है। राइट। माजिद साहब, अगले 2 दिन बहुत अहम हैं, यानी कल और परसों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, फिर 3 दिन का एक वक्फा आएगा, उसमें एससीओ की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और उसके बाद फिर 18 तारीख दी जा रही है। तो इब्तदाई तौर पे तो कहा जा रहा है कि मियाँ साहब और बिलावल साहब दोनों जमातों के मामला तय पा चुके हैं। मौलाना साहब भी किसी हद तक ऑन बोर्ड हैं, कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। कल पीटीआई और मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी। अब बीच में इस वक्त जो लिंचपिन है वो जेयूआई का सबसे क्रिटिकल रोल है। जेयूआई अपना वज़न जिस पलड़े में डाल देगी उधर आसानी हो जाएगी। अगर हुकूमत की तरफ चले गया तो हुकूमत का काम वैसे ही आसान हो जाएगा, बल्कि कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अपोजिशन की तरफ रही तो फिर हुकूमत को पीटीआई के कम से कम 9 लुक तोड़ने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अभी तो ये सारा सियासी मैच बॉल टू बॉल ही ऑब्जर्व करना चाहिए। उसकी वजह ये कि हर दिन सूरत हाल बदल जाती है। जो हरीफ हैं वो हलीफ लगने लगते हैं, हलीफ हरीफ लगने लगते हैं। सो आईनी तरमीम के मामले में भी इस वक्त ये चीज जेर बहस है कि ऐसे कौन से इक़दामात उठाए जाएं या ऐसे कौन से निकात सामने लाए जाएं कि जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इत्तफाक राय मौजूद हो ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल किया जा सके। सो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का रोल इसलिए भी अहम है कि हो सकता है तहरीक इंसाफ भी मौलाना फजलुर रहमान के जरिए ही अपनी तजावीज़ उस मुसव्विदे तक पहुंचाए। तो ये भी एक रोशन इम्कान मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफूद की मुलाकातें हो रही हैं तो बिल्कुल ये क्यास आराई की जा सकती है कि तहरीक इंसाफ उस मुसव्विदे में अगर कोई अपनी तरफ से तजावीज़ देना चाहे तो उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान का जो चैनल है वो मौजूद है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ सिर्फ उनका मौक़िफ़ नहीं होगा, उसके अंदर ये चीज़ भी शामिल हो सकती है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान से इंगेज करना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मामला है कि उसमें कोई बेंच तश्कील दिया जाएगा, अदालत तश्कील दी जाएगी, तो उसकी डिटेल्स के ऊपर बिल्कुल इख्तलाफ मौजूद है और इसीलिए इसमें डिले आ रहा है कि ताकि कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस क्रिएट किया जाए। माजिद साहब, जो कंटेंट है प्रपोज्ड ड्राफ्ट का या जो सर्कुलेटेड वायरल ड्राफ्ट है या जो एक्सपेक्टेड ड्राफ्ट है, वो तो कंटेंट तो एक तरफ अगर एक लम्हे के लिए रखें, जो पीछे इंटेंट है वो तो क्लियर है ना कि इंटेंट कोई इतना सिंपल नहीं है। इंटेंट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त इसलिए भी है कि हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट देखें तो माजी में जब भी किसी सियासतदान से कोई हिसाब चाहिए होता था तो रियासती इदारे अदलिया के जरिए वो हिसाब बराबर करते थे और हमने तमाम बड़े सियासी रहनुमाओं के मुकदमे में ये चीज देखी है। अब गुज़िश्ता 2-3 साल से रियासत को इस हवाले से मुश्किल पेश आ रही है कि वो जो एक चैनल इस्तेमाल किया जाता था वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा और वो 3 रुखी जंग बन गई है। अदलिया एक तरफ है, पार्लिमान है, अपोजिशन है और रियासत के दूसरे इदारे हैं। तो वो जो मामला पहले बड़ी खुश असलूबी से हो जाता था उसमें अब रुकावट है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा नुक्ता है कि जिसकी बुनियाद पे ये सारे आईनी तरमीम को तरतीब दिया जा रहा है ताकि इस मसले से निकलते हुए सिस्टम की बका के लिए चीजों को किया जाए ताकि ये जो ऑनगोइंग मामला चल रहा है इसमें कोई मसला परेशानी ना हो। राइट। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद अब अपोजिशन की साइड पे, यानी तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन की, वो इस वक्त कहाँ खड़ी है। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ अपोजिशन में अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रही है। जो दबाव है तहरीक इंसाफ पे वो बहुत वाज़ेह है। इंतज़ार पंझोता अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, बल्कि तकरीबन 48 घंटे कोई खबर उनकी नहीं है। इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की गई। रियाज फतियाना जो तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं, उनके बेटे एहसन फतियाना जो कि खुद रुकने पंजाब असम्बली रह चुके हैं, वो पहले कई दिन गायब रहे, लापता रहे, मुगवी थे, क्या कहना चाहिए भी समझ नहीं आ पा रहा। तो वो वापस आए इस लाहौर हाई कोर्ट में केस चलने के बाद, और उसके बाद दोबारा उन्हें उठा लिया गया या अगवा कर लिया गया। इमरान खान साहब की बहनें वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, तकरीबन 6 दिन होने को हैं। हालांकि उनका अमली सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपने भाई के साथ ज़रूर खड़ी हैं, जैसे कोई भी बहन या भाई बहन के साथ या बहन भाई के साथ हमारे माशरे में खड़ा होता है। जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा था, ये दिखाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, एक ऑपोजिशन मेंबरान को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं। आप इतने से लड़े, तारीख याद रखेगा। आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारे वहाँ एक मरियम बीबी गिरफ्तार हुई थी, यहाँ सैकड़ों खवातीन हुई, फिर बाहर आई, फिर हुई, फिर बाहर आई, लेकिन खामोशी है पीपल्स पार्टी की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, दिखाएं। नैब का एक पूरा जत्था आया हुआ है और वो अंदर कौम की बेटी मेरी भतीजी मरियम नवाज अपने वालिद के सामने और चचा के सामने उसको गिरफ्तार किया गया। राइट जी। आमिर गौरी साहब, ये कब हम सियासत में ये उसूल तय करेंगे कि अगर अलीमा खान इमरान खान की बहन काबिल एहतराम है तो मरियम नवाज शरीफ की बेटी भी काबिल एहतराम है, अगर फरियाल तालपुर जरदारी साहब की बहन काबिल एहतराम है तो इमरान खान की बहनें भी काबिल एहतराम है। तो ना ये कम काबिल एहतराम है ना वो काबिल एहतराम है। अगर वो गिरफ्तार हुई गलत था, ये गिरफ्तार हो रही है, तो ये गलत नहीं है क्या? देखिए, इसमें मैं यहाँ पर मर्द और औरत की जो है ना वो तखसीस नहीं करना चाहता। इस वजह से कि सियासत जो है, अगर फर्ज किया सियासतदानों ने करनी है और अगर सियासतदानों को करने दी जाती तो फिर शायद के मामलात जो हैं वो इतने बुरे ना होते जितने आज हैं। हमें पता है, और आप भी इसको देख रहे हैं, कम से कम पिछले 15-20 साल की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर हालात जिस तरह बिगड़े हैं, उम्मीद ये होती है कि ये बेहतर होंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पे हैं, यकीन करें कि इनके अंदर आप पर्सनैलिटीज़ को निकाल दें। इस वजह से कि पर्सनैलिटीज़ जो हैं हमने उनको ज़्यादा पाला है। जो एलीट ग्रैप है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, उसकी वजह से उसमें अवाम आपको नज़र नहीं आती। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ये कहना जो है, कल हो सकता है मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लग जाए कि मैंने जो है वो पॉलिटिकल ब्लास्फेमी की है। मेरे लिए पाकिस्तान उतना इम्पोर्टेंट शायद ना हो जितना पाकिस्तानी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से कि अगर फर्ज के पाकिस्तानी यहाँ से चले जाएंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा। Exactly. हम ये देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता हर वो शख्स जो पाकिस्तान छोड़ सकता है वो पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। और हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं, यकीन करें कि जहाँ पे ना हुकूमत जो है यानी इंतजामियत तगड़ी नज़र आती है, ना पार्लियामान यानी मुकन्नना जो है उसमें कुछ जान नज़र आती है, ना अदलिया जिसको कानून की बालादस्ती करनी थी वो उसकी हकीकी निगरान नज़र आती है, ना उसकी जामिन नज़र आती है, और ना ही सहाफ़त जिसके अंदर हम सारे शामिल लोग हैं। यानी जो उसको हम कहते थे कि चौथा सतून है, वो अवाम के हकूक़ का निगहबान है। हम सिर्फ और सिर्फ जो एलीट ग्रैप है उनको डिस्कस करते रहते हैं। चंद पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका जो इंटरप्ले है, और इन सारे लोगों ने यकीन करें आपस में एक दूसरे के साथ जफ्फियाँ डाली हैं पहले, लेकिन फिर जहाँ जहाँ से इनको कहीं ना लीड मिलती है कि भाईजान अब आपने ये रोल अदा करना है, तो ये सारे लोग जो हैं वो इस तरह का रोल माजी में अदा कर चुके हैं जो अब पीटीआई के साथ हो रहा है। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है, वो नून के साथ भी हुआ है, वो एमकेएम के साथ भी हुआ है। बाकी लोग जो हैं छोटी पार्टीज़, उनको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करता कि देखें वो लोग जो हैं डेफिनेटली अपनी रीजनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट होने की वजह से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो पार्टीज़ जो हैं उनके पास 3-3, 4-4, 5-5 से ज़्यादा सीटें नहीं होती नेशनल असम्बली के अंदर। तो डेफिनेटली पार्ट एंड पार्सल तो हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को चलाने के काबिल नहीं है। तो उस सूरत में अब जो मॉडल है वो अभी तक कॉलोनियल है। राइट। इस तरह से कॉलोनियल है कि वो जो हमारी मार्शल और सिविल दोनों ब्यूरोक्रेसीज हैं, उनके पास जो पाकिस्तान को चलाने के कवानीन हैं
वो 1860 1870 में लिखे हुए हैं। और वो यही समझते हैं कि अवाम की आवाज़ जो है उसको बंद करना, उसके जो लीडर हैं वो चूंकि पॉपुलर लीडर हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, तो उनको भी बंद करना बड़ा ज़रूरी है, और उनके रिश्तेदारों को बंद करना ज़रूरी है, उनके सपोर्टर्स को बंद करना ज़रूरी है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। माजिद निज़ामी साहब, जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की थी जिस पर हमें बीप लगानी पड़ी, इमरान खान साहब उनकी वालिद की उम्र से भी शायद 2-3-4 साल बड़े होंगे, बिलावल साहब से तो वो 2 गुना उम्र में है। उन्होंने गाली दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, इतना गुस्सा था उन्हें मरियम बीबी की गिरफ्तारी का। यहाँ जो कुछ इस दौर में हो रहा है, कोई उसूल नहीं, फिर कल को ये पावर में आ जाते हैं अगर पीटीआई वाले, फिर वो इनकी बहनें माएँ बेटियों को उठाएंगे, तो ये तो फिर चलता रहेगा इसी तरह से। अगर ये आज जस्टिफाई हो रहा है तो फिर आइंदा भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, निहायत अफसोसनाक है। और मुझे याद आ रहा है कि जनरल मुशर्रफ दौर में, उनके दौर में एमक्यूएम हकीकी के वाहिद एमपी थे, उनका नाम यूनुस खान था। उन्हें सिंध असेंबली से इसी तरह गिरफ्तार या अगवा किया गया था। तो उस पर पीपल्स पार्टी की मरहूमा एमएनए फौजिया वहाब ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने एक टर्म यूज की थी कि अनथिंकेबल हैपेंड। तो अब तो मुझे लगता है कि जिस सतह पर सियासत बदल चुकी है, अब पिछले 2-3 साल में बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जिनमें हम ये कह सकते हैं कि अनथिंकेबल हैपेंड। और उसमें पार्लियामान का वाकया हमारे सामने है, और फिर उसके बाद जो कमेटी बनी और उसमें फिर जो नॉन गेजेटेड सरकारी एहलकार हैं उनको मुअत्तल किया गया, तो उसको भी एक बार हो चुका है उस वाकये को, कुछ पता नहीं है। जी बिल्कुल, और उसकी अभी तक कोई तफसील सामने नहीं आई। जिम्मेदारी का तयन तो चले बाद की बात है, कुछ डिटेल्स पता चल जाती कि उस रात हुआ क्या था, लेकिन वो भी नहीं आया। उसके बाद फिर ये केपी हाउस वाला मामला हमारे सामने है। तो मुझे तो लगता है कि कई रेड लाइंस टूट रही हैं, कई रेड लाइंस बन रही हैं, और सियासत में दायरों के सफर से बात आगे बढ़ चुकी है। और अभी तक की सियासी सूरत हाल को देख के ये नहीं लगता कि इसमें कोई कमी आएगी या अखलाकी अकदार और मायारात पर कोई सोचा जाएगा। मुझे तो सूरत हाल मजीद गंभीर होती नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी पीर को। देखते रहिएगा जमहूरियत।